अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कमिश्नर महकमे फ़नी तालीम नवीन मित्तल ने एग्रीकल्चर, वेटनरी और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा तेलंगाना स्टेट पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS पॉली से 2023 के नतायज का जुमे को ऐलान कर दिया। इस टेस्ट में कामयाब तलबा मज़कूरा यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए अहल रहेंगे। नवीन मित्तल ने मुतला किया कि ज़िले सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा S श्रनिया और ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली के C रमेश बिल तरतीब MPC और MBIPC ज़मरों में टॉप रहे। एंट्रेंस टेस्ट में जुमला 98,274 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनके मिन जुमला MPC ज़मरे के 81.77% और MBIPC ज़मरे के 82.17% उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि पॉली सेट के MPC के नतायज में 85.73% तालिबात क्वालिफाई रही, जबकि MBIPC के ज़मरे में 86.63% तालिबात को कामयाब करार दिया गया। MPC के ज़मरे में 78.61% तलबा और MBIPC के ज़मरे में 78.62% तलबा कामयाब रहे। इस दौरान तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने पॉलिसी के दाखिलों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 जून से 18 जून तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं, जबकि 16 जून से 19 जून तक असनाद की तनकी होगी यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। 25 जून से कबल निशिस्तों का आर्जी अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के पहले मरहले की तकमील के बाद 15 जुलाई से क्लासेस का आगाज होगा। మనం ఈ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ 17 మేకి మనం కండక్ట్ చేస్తాము. సో ఆల్మోస్ట్ మనము 9 days లోపలనే దీనికి రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్గా ఈ సంవత్సరం 1,05,742 1,05,742 క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్ అయినారు. ఇది కూడా లాస్ట్ 2 years నుంచి మనకు 1,00,000 కన్నా పైన దాటుతుంది నంబర్. ఇంతకుముందు 1,00,000 కన్నా తక్కువ ఉండేది, కానీ మన కొంత ఫీల్డ్ పబ్లిసిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల నంబర్ పెరిగింది. ఈ రిజిస్టర్ అయిన స్టూడెంట్స్లో 98,274 స్టూడెంట్స్ అపీర్ అయినారు. అపీర్ అయిన స్టూడెంట్స్లో 80,752 స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయినారు. అంటే 82.77% పిల్లలు క్వాలిఫై అయినారు. క్వాలిఫై అయిన పిల్లల్లో 43,006 బాయ్స్ ఉన్నారు. అంటే 54,700 బాయ్స్ అపియర్ అయితే 43,006 బాయ్స్ క్వాలిఫై అయినారు. 78.62%. గర్ల్స్ కొంత తక్కువ అపియర్ అయినారు, కానీ పాస్ పర్సెంటేజ్ బాగా ఎక్కువ ఉంది. 43,574 గర్ల్స్ అపియర్ అయినారు. వాళ్ళు 37,746 క్వాలిఫై అయినారు. 86.63%. బాయ్స్ పర్సెంటేజ్ 78.62 ఉంటే గర్ల్స్ పర్సెంటేజ్ 80. రిజిస్ట్రార్స్ ఆఫ్ various universities who are participating in the policy process. అంటే ఆల్మోస్ట్ 8% ఎక్కువ ఉంది గర్ల్స్. సో టోటల్ మార్క్స్ 120 ఉంటే మినిమం 30%. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा माह जून में रियासत के 4 नए अजला में तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह करेंगे। 4 जून से 12 जून तक मुख्तलिफ अजला में तैयार कलेक्ट्रेट्स के दफातर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर 4 जून बरोज इतवार निर्मल जिले में कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। 6 जून मंगल को नागर कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट, 9 जून जुमे को मंचिरियाल जिला कलेक्ट्रेट और 12 जून पीर को गढ़वाल जिला कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के बाद पुराने 10 अजला को तकसीम करते हुए 33 अजला की तश्कील अमल में लाई। नए अजला में असली नौयत के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। अब तक तकरीबन 20 जिला कलेक्ट्रेट्स की नई इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। बाकी जिला कलेक्ट्रेट्स ज़ेर तामीर हैं, जिनमें मज़कूरा 4 अजला के कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मुकम्मिल हो चुके हैं।
जिसका जून में इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 27 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो अपने दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के इख्तियारात बिलखुसूस ओहदेदारों के तबादलों और पोस्टिंग के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ महाज तैयार कर रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर दिल्ली हफ्ते के रोज हैदराबाद में तेलंगाना के अपने हम मनसब से मुलाकात करते हुए मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीआरएस पार्टी की तायद हासिल करेंगे। बताया गया है कि कबल अरविंद केजरीवाल ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करते हुए इस मसले पर तबादला ख्याल किया। वो मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने अपोजिशन जमातों से अपील कर रहे हैं। समझा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात के दौरान इस मसले पर पार्लियामेंट में आवाज उठाने की ख्वाहिश करेंगे। रियासती हुकूमत ने 22 जून से शुरू होने वाले बोनाल फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक और रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मेयर ग्रेटर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डीजीपी अंजनी कुमार, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और मंदिर कमेटियों के नुमाइंदों के साथ बोनाल फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा लिया। 22 जून को गोलकुंडा का बोनाल फेस्टिवल शुरू होगा। इसके बाद 9 जुलाई को सिकंदराबाद महाकाली बोनाल, 10 जुलाई को रंगम और फिर 16 जुलाई को पुराने शहर में बोनाल फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। 17 जुलाई को मुख्तलिफ मनादिर की कमेटियों की जानिब से मुश्तरका जुलूस निकाला जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बोनाल को रियासती फेस्टिवल का दर्जा दिया है और हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए भी अलॉट किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक के जरिए शहर में बोनाल फेस्टिवल के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएंगे और तमाम इंतजाम के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि फेस्टिवल में शिरकत करने वालों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। తేదీ మన 10వ సంవత్సరం అడుగుతున్న సందర్భంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బోనాల పండుగ అధికార పండుగగా నిర్ణయించుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసిన తర్వాత అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్న హైదరాబాద్ దసరా బోనాలు, ఈ ఆషాఢ మాస బోనాలు మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు డేట్లను కూడా చెప్పడం జరిగింది। 22 को జగదాంబ మహాకాళి ఉజ్జయిని మహాకాళి అమ్మవారి బోనాలు 9 జూలై, అదేవిధంగా శివవాహిని మహాకాళి లాల్ దర్వాజా 16వ తేదీ 16 జూలై, అదేవిధంగా 17వ తేదీ ఘటాలు ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది। మరి ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఈ సమావేశం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అధికారులు కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరము ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి అందరి సహకారంతో మనం ఈ యొక్క బోనాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించి సక్సెస్ఫుల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాల్గొనడం జరిగింది। గౌరవనీయులు మల్లారెడ్డి, అదేవిధంగా డీజీపీ గారు, మరి ఇతర అధికారులు, చేసినటువంటి యొక్క చైర్మన్లు, ఇతర ప్రముఖులు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా పత్రికాలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, నిజంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత బోనాల పండుగకు ప్రత్యేకత ఉంది। చాలా మంది వాళ్ళు బోనాల సమయంలో వాళ్ళ గ్రామాలలో నుంచి ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చి పండుగను నిర్వహించే సందర్భంగా అందరూ కూడా ఆ బోనాలు సమర్పించి ఆ యొక్క మొక్కు చెల్లించడం జరుగుతుంది। ఆ సమయంలో మంచి ప్రశాంత వాతావరణంలో ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ, హైదరాబాద్ లో డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ। वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर ने कहा कि इस मुल्क पर एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस और गुज़िश्ता 10 वर्षों से हुक्मरानी करने वाली बीजेपी की गलत पॉलिसियों और प्रोग्रामों की वजह से तेलंगाना पसमानदा रह गया। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत की पसमानदगी को दूर करने के लिए लाखों करोड़ के तरक्याती कामों को अंजाम दिया। उन्होंने आज अपने हल्के इंतखाब पालाकुर्ती के सिद्धा बंगारा गांव में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की पसमानदगी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद उसकी तरक्की में रुकावटें हायल करने वाली बीजेपी ही है। दयाकर राव ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत के ताउन के बगैर ही केसीआर ने गुज़िश्ता 9 साल के दौरान दही और शहरी इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए।
जिससे आज तेलंगाना के गांव और शहर की हालत काफ़ी तब्दील हो गई है। शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए पटना प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया, जबकि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए दही इलाकों को तरक्की दी गई। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की किसी भी रियासत में तेलंगाना के गाँव का मुकाबला नहीं कर सकते। मनसूबाबंद तरीके से हर गाँव में सड़कों की तामीर, इंफरादी बैतुल खला और कचरे की निकासी का इंतज़ाम मुनज़्ज़म किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को तेलंगाना की आवाम से वोट मांगने का हक हासिल नहीं है। जाकर और ने कहा कि आज तेलंगाना के दही इलाकों की तरक्की को देखकर मरकज की बीजेपी हुकूमत ने कई मौज़ूआत को अवार्ड के लिए मुंतखब किया। కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీని మనం నమ్ముకుంటున్నారు. ఏమంటే మనమే కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకోవాలి. మన దగ్గరే మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే తప్పలేదు. ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నంత తప్పలేదు. దయచేసి ఇది కావాలి అది కావాలి శ్రీమంతులు కూర్చోకూడదు. కానీ బయట పోయాలంటే భ్రష్టదవుల దయన పార్టీలన్నా ఊడవి కొట్టినట్టు తయారు కావాలి. ఇలా మిషన్లు ఉన్నాయి. ఆ మిషన్ రాకుండా మనుషులు పట్టింది. మీరు తెలుసుకుంటారు ఆ మిషన్ల సంగతి కూడా. నేను మన కరోనా పీరియడ్లా ఒక అమ్మాపురం పోయాను. పాప అమ్మాపురంలో డిగ్రీ చదివిన అమ్మాయి, ఇంటర్మీడియట్ చదివిన అమ్మాయి సబ్జెక్ట్ పనిచేస్తాను చదువుకొని. ఏందమ్మా నువ్వు ఏం చదువుకున్నావు అంటే నేను డిగ్రీ చదివినాను. నా బాధ ఏడ్చినది. అరే డిగ్రీ చదివిన అమ్మాయి కరువు పని చేస్తుంది. ఏందమ్మా అంటే నా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అత్తగారు పిల్లలు పని చేయకపోతే నడవదు. నా మనసులో తట్టింది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ 10వ తరగతి అయిన అమ్మాయిలు కూలికి పోకుండా పని చేసినట్టు చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. ఊరు 100 మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు. మీ కోడలే ఉండొచ్చు, మీ కొడుకే, మీ బిడ్డే ఉండొచ్చు, మీ భార్యనే ఉండొచ్చు. ఆ అమ్మాయిల కోసం ఏదైనా ప్లాన్ చేయాలని వాళ్ళకు నా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ట్రస్ట్ ఎర్రబెల్లి ఉష ఇక్కడ కల్పన గారు ఉన్నారు. అంటే 10వ తరగతి అయిన అమ్మాయిలందరినీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 3 బ్యాచ్లు చేశారు. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के इंतहाई बदनुमान सियासी कायद हैं। मोदी हुकूमत ने लाखों करोड़ रुपयों का 5G स्कैम्स किए हैं, जिनमें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 15 लाख करोड़ का स्कैम हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया से कोयले की वसूली के नाम पर 3 लाख करोड़ का स्कैम हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को मुल्क की आमदनी लूटने का मौका फराहम कर रहे हैं। आर्मूर असेंबली हल्के के नंदीपेट मंडल में मकामी रुकन असेंबली जीवन रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा BRS पार्टी के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दिया। उन्होंने कहा कि 5G की नीलामी में 15 लाख करोड़ की बदनुमानी हुई है, क्योंकि 15 साल कबल 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर 1,70,000 करोड़ की आमदनी हासिल होने पर उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने स्पेक्ट्रम की नीलामी में बदनुमानियों का इल्ज़ाम आयद किया था। अब मोदी की हुकूमत में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर सिर्फ 1,40,000 करोड़ की आमदनी हुई। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस नीलामी में कितने करोड़ की बदनुमानी हुई होगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के नतायज को देखकर तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन रियासत में इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक के अवाम ने बीजेपी का कोई भी मुतबादिल ना होने की वजह से कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पर भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, क्योंकि इस पार्टी के कायदीन ओहदों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पार्टी में डिसिप्लिन भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के कई दावेदार हैं। इसके लिए हर रोज़ एक नया कायद रियासत के किसी भी मुकाम पर पदयात्रा में मसरूफ़ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ओहदों का लालच रखने वालों की आवाम कभी तायद नहीं करेगी। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस की जानिब से जचरला में जलसे आम मुनक़िद किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। निरंजन रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि उनकी रियासत में आया कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक या फिर किसानों के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात पर अमल आवरी होती है।
నిజంగా ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉండి చేసేటివిగా ఎవరు భావించలేదు. వైపరీత్యాల కాంగ్రెస్ మాట్లాడే మాటలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. పాలమూరు జిల్లానే తెలంగాణ మొత్తం ప్రాంతాన్ని 5 దశాబ్దాల అధికారం వివిధ సందర్భాల్లో మీరు అనుభవించి ఈ జిల్లా అధోగతికి కారణమే మీరు, తెలంగాణ అధోగతికి కారణమే మీరు. 1946 నుంచి 51 మధ్య కాలంలో కానీ, 1969 ఉద్యమం నాడు కానీ, మలిదశ ఉద్యమం 2001 నుంచి 14 వరకు జరిగిన కాలంలో కానీ తెలంగాణ నేల మీద జరిగినటువంటి ఆనాటి ఆయా సందర్భాల యువకుల మరణాలు కావచ్చు, కాల్చివేతలు కావచ్చు, ఎన్కౌంటర్లు కావచ్చు, బలిదానాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ మీ పాప పరిపాలనకు పరాకాష్ట. జీవితకాలం కూడా తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని క్షమించదు. ప్రత్యేకించి తెలంగాణ కోణంలో తెలంగాణ సమాజం ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని క్షమించదు. చేయాల్సినంత పాపం చేసినారు. జీవితానికి సరిపోయే, జీవితకాలానికి సరిపోయే పాపం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణకు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు క్షమించారు మిమ్మల్ని. ఈ పాలమూరులో ఈ ప్రాజెక్టులు ఏదో ఆలస్యం అవుతున్నాయి, మేము వచ్చి పూర్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అసలు పాలమూరు గాడి ప్రాజెక్టు మొదలుపోకుండా అడ్డుగాలేసింది, కేసులు పెట్టిందే మీరు కదా, కోర్టులలో కేసులు వేసిందే మీ నాయకులు కదా. 80% పూర్తి చేసినాం, మిగతా కూడా పూర్తి చేస్తాం, నీళ్ళు వారిస్తాం, దానికి ఏం అనుమానం లేదు. మీ పాలనను గుర్తు చేసుకోండి. అలా మీరు ఈరోజు కేసీఆర్ పాలన మీద మాట్లాడడం కాదు, గత మీ పాలనలో ఏం జరిగిందో గుర్తు చేసుకోండి. అలా ఎండాకాలం వస్తే ఊరు గజ కేంద్రాలు, అంబలి కేంద్రాలు ఉండేవి తెలంగాణలో, ఇదే పాలమూరులో. మరి అలా ఊరూరా కొనుగోలు కేంద్రాలు, ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కేసీఆర్ పాలన, తెలంగాణ పాలన ఏం तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के टोल स्कैम को दिल्ली के शराब स्कैम के मुकाबले में काफ़ी बड़ा स्कैम करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत ने अपने ज़ाती मफाद के लिए 1 लाख करोड़ के असासे को 60,000 करोड़ रुपए में गिरवी रख दिया। आउटर रिंग रोड टोल टेंडर में मुबैना बेकायदगियों पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस स्कैम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर KT रामाराव, साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे बल्दी नज़्म नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार भी मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आउटर रिंग रोड का टेंडर अक़ल तरीन कीमतों का तयन किए बगैर ही तलब किया गया, जो टेंडर के क़वायद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि HMDA मास्टर प्लान के मुताबिक कोई भी टेंडर तलब किया जाता है तो उसकी मुद्दत साल 2021 तक ही होनी चाहिए, लेकिन आउटर रिंग रोड के टेंडर को आइंदा 30 साल के लिए दे दिया गया है। నిన్నమన్న అమెరికాలో ఒక తారు పొంగన లేని సంస్థ ఓడుతున్న కేటీఆర్ ఫోటో దిగి చెత్తెరుకొని ప్లాస్టిక్ తయారు చేసే సంస్థకు 205 కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చినాయని పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు తీసుకొని పెట్టాడు. దాని వివరాలు మళ్ళీ చెప్తా. చెత్తెరుకునేటు ఆ చెత్త ప్లాస్టిక్ ను కన్వర్ట్ చేసి పెట్టడానికి చెత్తెరుకునే అర్హత కూడా లేదు. దాని వివరాలు మళ్ళీ చెప్తా. కేటీఆర్ ఫోటోలు దిగినోడు వాడి ఓడు వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో ఏ పని చేస్తాడు, వాడికే సూడు దొరికి బూట్లు దొరికి ఏ మాట చెప్తున్నాడు, వాడి గత గాలిగాడు ఈ గాలిగానికి సుడి గాలిగాడు కలిసి ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆ వివరాలు మళ్ళీ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఒప్పందం జరిగి 25% నిధులు చెల్లించి దాదాపుగా 1800-1900 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాల్సిన సంస్థ రూపాయి చెల్లించకపోతే ఆ సంస్థను రద్దు చేసి టెండర్ను రద్దు చేయమని మేమంటే బుక్కాయిస్తున్నారు. అట్లాంటి నిబంధన లేదంటారు. నీ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ లో ఇది ఉంది, ఒక్కవేళ నువ్వు ఈ నిబంధనను మార్చినవా, ఈ నిబంధనను మారిస్తే మార్చిన నిబంధన ఏదో బయటపెట్టు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఏంది? మొదట కఠినమైన నిబంధనలతో టెండర్లు పిలిచిండ్రు, తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని సౌత్ గ్రూప్ ప్రసన్నం చేసుకొని నిబంధనలు సడలించి టెండర్కి అర్హత పొంది ఆ తర్వాత షాపులు తీసుకొని లిక్కర్ అమ్మిండ్రు. ఈ అంత వ్యవహారానికి 100 కోట్ల రూపాయల లంచం ఇచ్చిరని. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఇంతే కదా. అక్కడ మొదట ఉన్న లిక్కర్ టెండర్ లో నిబంధనలు కఠినంగా ఉన్నాయి. సౌత్ గ్రూప్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కల్వకుంట్ల కవితగా కూర్చొని కేజ్రీవాల్ గారితో మాట్లాడి ఆ టెండర్ నిబంధనలు అన్నిటిని కూడా చాలా సరళీకృతం చేసి వీళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకొని ఆ టెండర్ లో ఢిల్లీలో లిక్కర్ షాపులు తీసుకొని లిక్కర్ వ్యాపారం చేసి 100 కోట్ల రూపాయల లంచం కేజ్రీవాల్కి ఇచ్చిందనే దాని మీద ఈ రోజు సిబిఐ, ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 3 డిపార్ట్మెంట్లు దాడులు చేస్తున్నాయి, విచారణ చేస్తున్నాయి. చాలా మంది నిన్నమన్న అమెరికాలో ఒక తారు పొంగ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने
कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी को एक कानूनी नोटिस जारी करते हुए आउटर रिंग रोड लीज पर उनके झूठे बयानात के लिए 48 घंटों के अंदर अवाम में गैर मशरूत माजरत ख्वाही के लिए कहा है। कांग्रेस लीडर से मजीद कहा गया कि वो इस किस्म के बेबुनियाद बयानात जारी करने से बाज रहे। एचएमडीए ने रेवंत रेड्डी को जारी करदा एक नोटिस में वजाहत की है कि आउटर रिंग रोड की लीज के पूरे मामले को टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के जरिए मुकम्मल किया गया और कानून के दायरे में रहते हुए शफाफ अंदाज में IRV इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को लीज हवाले की गई क्योंकि उस कंपनी ने ही ज्यादा बोली लगाई थी। एचएमडीए ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंटरव्यूज के जरिए जो बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एचएमडीए ने यह भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस लीडर ने फीस की अदम अदायगी से मुतालिक जो इल्जाम आयद किया वो झूठा है, जबकि मज़कूरा कंपनी को आउटर रिंग रोड की जो लीज हवाले की गई उसके दौरान कौमी शाहराहों के ताल्लुक से जो कवायद और कवानीन वज़ा किए गए हैं उन पर मुकम्मल अमलावरी की गई है। एचएमडीए ने कहा कि आउटर रिंग रोड की निगहदाश्त के लिए मखसूस मुद्दत तक टीओटी बुनियाद पर मौजूदा टेंडर अलॉट किया गया है। कानूनी नोटिस में कहा गया कि रेवंत रेड्डी अगर 48 नोटिस मौसूल होने के 48 घंटों के अंदर अवाम में गैर मशरूत माजरत ख्वाही नहीं करते और वो झूठे बयानात और रिमार्क्स के जरिए एचएमडीए को बदनाम करने से बाज नहीं आते हैं तो फिर दीवानी और फौजदारी कवानीन के तहत मुनासिब कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पसमानदा तबकात के कायदीन BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर और रुकन राज्यसभा R कृष्णया की क़यादत में मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी मुनक़िद करने और BC तबके के मसाइल की यकसुई के लिए अलहदा वजारत के क़याम पर जोर दिया। पसमानदा तबकात के कायदीन ने जुमे को मरकजी वजीर से मुलाकात की। इस मौके पर कृष्णया ने मुल्क की आबादी का 56% हिस्सा रहने वाले पसमानदा तबकात के मसाइल उजागर किए और कहा कि इन तबकात को तालीम, मुलाजिमतों, मईशत और सियासत में मुनासिब मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं। कृष्णया ने कहा कि तमाम शोबों बशमुल रोज़गार, सियासत, मईशत और समाजी नुमाइंदगी में पसमानदा तबकात को मुनसिफाना नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 75 साल से इसी किस्म की सूरत हाल बरकरार है। कृष्णया ने कहा कि पसमानदा तबकात को उनके जायज़ हक से महरूम किया जा रहा है। पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जमा करदा हालिया आदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ हुआ है कि सियासत में गुज़िश्ता 75 साल के दौरान पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी 14% से ज़्यादा नहीं हो सकी। उनमें मरकजी वज़ारतों के ज़मरे के अलावा रियासती वज़ारतों के ज़मरे, लोकसभा, राज्यसभा, रियासती असम्बलियों और काउंसिल्स भी शामिल हैं। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि पसमानदा तबकात को तमाम शोबों में मसावी हुकूक फराहम करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने BC ज़मरे के तहत 27 वज़रा को अलॉट किया है। उन्होंने कहा कि ये मुतालिबात मुनसिफाना है और वो मरकज़ में अलहदा वज़ारत की तश्कील के लिए हर मुमकिना इक़दाम करेंगे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन 28 मई को हैदराबाद में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन और कई सरकर्दा शख्सियतें शिरकत करेंगी। फेडरेशन के सदर MM माजिद और दीगर कायदीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। जो लोगों में जोश खरोश है सहाफ़ियों के, अब आप देखिए यानी 6-6 घंटे 7-7 घंटे का सफ़र करते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने वसाइल के साथ पहुँच रहे हैं। और हमने ये किया, हमारे साथियों ने कहा कि भाई कॉन्फ्रेंस में लोग तो यूँ ही आ जाते हैं, तो हमने कहा कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन, अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक बात है उसके लिए हमने कुछ फीस भी, छोटी सी फीस मुकर्रर की है। वो फीस अदा करते हुए रजिस्ट्रेशन अभी तक 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हाँ वही 31 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है, अभी शहर के लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, हम तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। अब आप देखिए इस कॉन्फ्रेंस में आपको दिन भर यहाँ कॉन्फ्रेंस में रहने का क्या मकसद है। कॉन्फ्रेंस में रहने के 3 बड़े मकासद हैं। एक तो ये कि ये साबित करना है सारे मुल्क को, बल्कि उर्दू दुनिया को ये बताना है कि उर्दू और उर्दू का सहाफ़ी आज भी जिंदा है, आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और आज जिस तरीके से मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस किस्म की जो सहाफ़त है, उस सहाफ़त में उर्दू कमज़ोर सही, लेकिन जैसा कहते हैं कि
घटाटुप अंधेरे में यानी उम्मीद की एक रोशनी, ये हमारा उर्दू सहाफत सलाखत के साथ, सच्चाई के साथ आपको सामने पेश करेगी। उर्दू सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं, देखिए उनको, ठीक है, इंतजामिया से हम बराबर ताउन ले रहे हैं, लेकिन उनके जो मसाइल हैं, इंतजामिया के भी मसाइल हैं, इसमें सरकार उनके साथ एडवर्टाइजमेंट नहीं देती। अब आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि हुकूमतें, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की दे रहा हूँ, झारखंड में, हिमाचल के अखबार में, हिमाचल से, झारखंड से लोगों ने मुझे सब बताया, अरे भाई आपके स्टेट में ये हो रहा है ना, भाई आपको कैसा है? तो हमारे पास 4 पेज की आपकी जो है इश्तिहार आता है, जबकि उर्दू के अखबारात के लिए 1 पेज का भी इश्तिहार नहीं आता है। तो ये जानिबदारी क्यों? यकीन हम इंतजामिया के भी साथ हैं, यकीन इंतजामिया की प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हमारा फोकस उन जर्नलिस्ट के लिए है जो धूप में, बारिश में दौड़ धूप करते हैं, उनके मसाइल कराते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, नंबर 1। नंबर 2, उनको इज्जत के साथ जीना। अब आप देखिए, जितने भी जर्नलिस्ट हमारे जो भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारोबार करके अपनी रोटी रोजी कर रहे हैं। तो ये इनकी रोटी रोजी ठीक है, लेकिन वही सहाफ़ी, दूसरी जबान का सहाफ़ी, उसको क्या सरकारी मराहत मिलते हैं, सोसाइटी क्या देती है, कंपेयर किया, ये बिल्कुल पीछे रहता है। हम वाला नहीं, हम पीछे रहने वाले नहीं, हम भी सब में बराबर के हैं। तो आपको ये हौसला देना है कि हम किसी से कमतर नहीं है, हमारा भी काम वही है, दूसरे का भी, जबान वाले का भी वही काम है, हम पीछे क्यों रहे? बेनिफिट्स अब आप देखिए, हम एक बड़ा प्रोग्राम लेके चले, मेडिकल, एजुकेशन, हाउसिंग, ये 3 हमारे प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से आप लोगों का हमको सपोर्ट मिल रहा है, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर बदनामी हमारे ऊपर आएगी। तो हम ये 3 टारगेट लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन में किस किस्म की जो सरकार, अब तो राइट टू एजुकेशन सारी इंडिया में नाफिज है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा है? सरकार बदल गई, वो सरकार ने किया था, इस सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। इसके यकीनन जो लोगों में जोश और खरोश, रियासत आंध्र प्रदेश के पालानाडु में एक बाप ने अपने बेटे का कत्ल करने के बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया और कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। गुंडेपल्ली वड्डर कॉलोनी में बाप वीरैया और उसका बेटा किशोर के साथ रहा करते थे। बेटा किशोर शराब की लत का शिकार हो गया। बाप वीरैया ने उसे कई मरतबा समझाया, ताहम बेटा बुरी आदतों से बाज नहीं आया। कल वीरैया की बीवी अपने माँ बाप के घर गई हुई थी। वीरैया जो अपने बेटे की बुरी आदतों और उसकी हरासानी से तंग आ चुका था, उसने बेटे का कत्ल का मंसूबा बनाया। रात देर गए उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। बहरम बाप ने खंजर से पहले अपने बेटे को कत्ल कर दिया और उसके बाद नाश को थैले में डालकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जिले नारायणपेट के मगनूर मंडल के मौजूद नल्ला गुटा में जुमे को 2 बाइक्स के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। उनमें एक बच्चा भी शामिल है। महलकीन की अशोक, आंजनेलू, नरसिम्हा और अनिरुद्ध के हिस्से से शिनाख्त की गई है। पुलिस ने बताया कि अशोक अपनी बाइक पर जा रहा था कि मुखालिफ सिंध से आने वाली एक दूसरी बाइक से उसकी बाइक टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों बाइक्स पर सवार 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखालिफ सिंध से आने वाली बाइक पर आंजनेलू अपनी बीवी नरसिम्हा और बेटे अनिरुद्ध के साथ आ रहा था कि दोनों बाइक्स मुतसादिम हो गए। चारों अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि ओवर स्पीड की वजह से ये हादसा पेश आया। ताहम पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना पुलिस ने नकली बीजों के एक बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2.65 टन नकली बीज, एक बोलेरो गाड़ी, एक कार और 8 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी मालियत 85 लाख रुपए बताई गई। राजेंद्र नगर जोन के बालानगर जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने महकमे ज़राअत और बचपली पुलिस स्टेशन, बालानगर पुलिस स्टेशन और शाहबाद पुलिस स्टेशन के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये रैकेट बेनकाब किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।